वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम स्टडी करेंगे पैसिव यूथनेशिया इन इंडिया। देखिए, फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एथिक्स और सोशल जस्टिस पर्सपेक्टिव ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है और आज हम इसकी पूरी लीगल जर्नी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सेंट्रल सवाल से, जो हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, जिसे आर्टिकल 21 गारंटी करता है। क्या उसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी भी शामिल है? ये एक बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्स्टिट्यूशनल और एथिकल डिलेमा रहा है, जिसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डेकेड्स तक ग्रैपल किया है। आइए इसके अलग अलग नुआंसेस को समझते हैं। ओके, तो इस डिबेट में गहराई से उतरने से पहले ना एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन समझना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है, एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया के बीच का फर्क। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है एक डायरेक्ट डिलिबरेट एक्ट जिससे किसी की लाइफ एंड की जाए, जैसे कि एक लीथल इंजेक्शन दे देना। यहां पर जो इंटेंट है वो है मौत कॉज करना, और ये इंडिया में पूरी तरह से इलीगल है। दूसरी तरफ है पैसिव यूथनेशिया। इसमें लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जैसे कि वेंटिलेटर को विदहोल्ड या विड्रॉ किया जाता है। यहां इंटेंट मौत कॉज करना नहीं, बल्कि नेचुरल डेथ को अलाउ करना है, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंडर इंडिया में लीगल है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को ठीक से समझ लेते हैं। पैसिव यूथनेशिया वो एक्ट है जिसमें एक पेशेंट को नेचुरली मरने दिया जाता है। कैसे? मेडिकल ट्रीटमेंट को हटाकर। पर कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट? वो ट्रीटमेंट जो सिर्फ आर्टिफिशियली उनकी लाइफ को सस्टेन कर रहा है। मतलब अगर वो ट्रीटमेंट ना होता तो पेशेंट की मौत हो चुकी होती। यही हमारी आज की डिस्कशन का सेंट्रल फोकस है। अब हम ट्रेस करते हैं कि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ। ये सिर्फ लीगल प्रोसीजर्स की कहानी नहीं है, ये डिग्निटी के लिए एक लंबी लड़ाई की कहानी है जो हमारे कोर्ट रूम्स में लड़ी गई। चलिए देखते हैं कि इंडियन जुडिशरी ने इस कॉम्प्लेक्स इशू को वक्त के साथ कैसे नेविगेट किया है। इस सफर की शुरुआत होती है 2011 में लैंडमार्क अरुणा शानबाव केस से। यहां सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रिंसिपल में पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया उन पेशेंट्स के लिए जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 2018 का कॉमन कॉज जजमेंट। फिर 2023 में कोर्ट ने इसके प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन किया, और 2026 के हरीश राणा केस में यह पूरा लीगल फ्रेमवर्क पहली बार प्रैक्टिस में लाया गया। हम यहां एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन देख सकते हैं। इस एक सेंटेंस ने इंडिया में एंड ऑफ लाइफ केयर के लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया। 2018 के कॉमन कॉज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है, यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही एक हिस्सा। यह एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कदम था जिसने डिग्निटी इन डेथ को डिग्निटी इन लाइफ के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। उसी 2018 के जजमेंट ने एक और कॉन्सेप्ट को लीगलाइज किया जिसका नाम है एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव, जिसे आम भाषा में लिविंग विल भी कहते हैं। तो ये है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई भी पर्सन पहले से ही ये लिख सकता है कि अगर फ्यूचर में वो अपने डिसीजंस कम्युनिकेट ना कर पाए तो उसे कैसा मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें लाइफ सपोर्ट हटाने की बात भी शामिल है। तो हमने इसकी हिस्ट्री और लीगल बेसिस को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ। ये प्रोसेस आज के टाइम में एक्चुअली काम कैसे करता है। करंट गाइडलाइंस के अंदर पैसिव यूथनेशिया को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीजर को काफी स्ट्रीमलाइन कर दिया। चलिए इसको 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, पेशेंट के पास एक वैलिड एडवांस डायरेक्टिव या लिविंग विल होना जरूरी है। स्टेप 2, जिस हॉस्पिटल में पेशेंट है वो एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाएगा जो पेशेंट की हालत को सर्टिफाई करेगा। स्टेप 3, एक दूसरा इंडिपेंडेंट सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जो पहले बोर्ड की फाइंडिंग्स को कंफर्म करेगा। और आखिर में स्टेप 4, हॉस्पिटल को यह फाइनल डिसीजन लोकल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना होगा। ये जो 2 बोर्ड सिस्टम है ना, इससे ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों इंश्योर होती हैं। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही क्रूशियल केस है जो हमें दिखाता है कि ये लीगल फ्रेमवर्क रियलिटी में फंक्शन कैसे करता है। ये केस है हरीश राणा का, और ये आगे के रास्ते की तरफ भी इशारा करता है। देखिए, 2026 का हरीश राणा केस इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये पहला मौका था जब ये पूरा रिवाइज्ड फ्रेमवर्क अप्लाई किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करने की परमिशन दी और इसका बेसिस था बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट खुद फैसला नहीं ले सकता तो कोर्ट ये देखता है कि उनके लिए मेडिकली सबसे बेहतर क्या है। इस केस में दोनों मेडिकल बोर्ड्स और फैमिली सभी इस बात पर अग्री कर रहे थे कि रिकवरी की कोई उम्मीद। और ये हमें एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट पर लाता है। हरीश राणा केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपील की। कोर्ट ने लेजिस्लेचर से कहा कि वो एंड ऑफ लाइफ केयर और पैसिव यूथेनेशिया को गवर्न करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क यानी एक प्रॉपर कानून बनाए। इसका मतलब है कि जब तक जुडिशरी ने एक रास्ता बना दिया है, एक फॉर्मल लॉ की जरूरत अभी भी है। तो हम इस सेशन को इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। जुडिशरी ने रास्ता तो बना दिया है, पर क्या अब पार्लियामेंट आगे आकर सभी सिटीजन्स के लिए एंड ऑफ लाइफ केयर पर एक डेफिनेटिव लॉ बनाएगी? इस लीगल जर्नी का अगला चैप्टर यही होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।